Hardy and Weinberg are two scientists. They combinedly give a concept of evolution, and that is called as Hardy and Weinberg law of evolution. इसकी डेप्थ में हम जाते हैं. This is very important. यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे एनएमडीकेट में पूछे जाते हैं. For the purpose of एनएमडीकेट, it is must. यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हार्डी एंड विनबर्ग लॉ से एनएमडीकेट में पूछा जाता है. जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी किया था उन्होंने, जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स की तरफ आप जाते हो तो उसकी एलील्स को, उसके जीनोटाइप को, उसके एलीलिक फ्रीक्वेंसी को, उसके जीनोटाइप को कैसे आप मालूम, तो उसके लिए ये थ्योरी है, ये लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज हार्डी एंड विनबर्ग लॉ ऑफ एवोल्यूशन. ओके बच्चे, दो साइंटिस्ट थे असल में. ये टू साइंटिस्ट का नाम है, ये जो हार्डी एंड विनबर्ग है, दीज आर टू साइंटिस्ट. ये दो साइंटिस्ट हैं बच्चे, हार्डी एंड विनबर्ग इनका नाम था. ओके, हार्डी वाज मैथमेटिशियंस. हार्डी मैथमेटिशियन था बच्चे, मैथमेटिशियन. ये मैथमेटिक्स का जो है ना प्रोफेसर था हार्डी, एंड विनबर्ग जो है बच्चे ये फिजिशियन था. विनबर्ग क्या था? फिजिशियन था. और ये दोनों दोस्त हैं, फिजिशियन. हार्डी वाज अ मैथमेटिशियन एंड विनबर्ग वाज अ फिजिशियन. असल में विनबर्ग की ही थ्योरी है बच्चे. विनबर्ग इसको स्टडी कर रहा था, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा पजल होता है, तो फिर इसका साथ दिया हार्डी ने और मैथमेटिकली इस सब को प्रूव कर दिया इसने. तो इस लॉ को फिर इन दोनों ने कंबाइनली नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज हार्डी एंड विनबर्ग लॉ ऑफ एवोल्यूशन. अच्छा, ये असल में बच्चे इट इज यूज्ड टू स्टडी पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड टू स्टडी पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेटा, हार्डी एंड विनबर्ग. ओके, इसकी स्टेटमेंट क्या है बच्चों? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हार्डी एंड विनबर्ग लॉ? स्टेटमेंट ये है बच्चे, allelic frequency and genotype of a small population will always remain same. इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, allelic फ्रीक्वेंसी इसकी स्टेटमेंट असल में क्या थी बेटा? allelic फ्रीक्वेंसी के साथ allelic फ्रीक्वेंसी एंड genotype of a small population always remain same. Always remain same. Always remain same. If some factors do not affect on them, if some factors do not affect on them, do not affect on them, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं अगर वो इनके ऊपर इफेक्ट ना करे तो allelic frequency and genotype of a small population will always remain same. This is the statement which is given by Hardy and Weinbach. कांस्टेंट कौन से फैक्टर होना चाहिए बच्चे? इफ डू नॉट, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. कौन कौन से फैक्टर्स का नहीं होना चाहिए बच्चे? सबसे पहले म्यूटेशन ना हो. म्यूटेशन हो तो हार्डी एंड विनबर्ग लॉ ट्रू नहीं. हार्डी एंड विनबर्ग लॉ में वेरिएशन आएगी बच्चे, ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा. या आपको पता है म्यूटेशन जीन पूल को चेंज कर देता है, सो एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीन पूल पॉपुलेशन का चेंज होगा. सो म्यूटेशन डू नॉट, नो म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए.
इफ डू नॉट अगर आप लिखना चाहते हो तो फिर आप डायरेक्ट म्यूटेशन लिखोगे, मतलब फॉलोइंग फैक्टर्स जो है ना नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर लिखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। नंबर एक, नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए बच्चे, म्यूटेशन होगी तो ये सही नहीं रहेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट ही आ, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए कुछ। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो हार्डी एंड वेमबर्ग लॉ करेक्ट नहीं, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। या आपके बुक में आई थिंक इसके लिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ होगा, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है बेटा, नो लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन अगर ना हो, स्मॉल पॉपुलेशन हो तो वो इसमें भी एक एक्सेप्शन होती है। allele frequency and genotype of a large population always remains same बच्चे, not small, sorry, इधर large population, अच्छा, क्योंकि large population इसमें होना चाहिए, not large जब होगा तो फिर चेंजेस आएगी बच्चे। नेक्स्ट वन, रैंडम, नो रैंडम फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन अगर रैंडम ना हो, अभी तो फर्टिलाइजेशन रैंडम है बच्चे, मतलब देयर इज नो सिलेक्शन बिटवीन द स्पीशी फॉर फर्टिलाइजेशन, रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है। अगर नो रैंडम फर्टिलाइजेशन हो तब ये पॉसिबल है। नेक्स्ट वन है बच्चे, दैट इज नो डिफरेंट ऑफस्प्रिंग, कंप्लीट सेम ऑफस्प्रिंग होनी चाहिए, मतलब एक स्पीशी जो है ना कंप्लीट एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस करे तब ये पॉसिबल है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नो नेचुरल सिलेक्शन, अगर नेचुरल सिलेक्शन ना हो तब पॉसिबल है नो नेचुरल सिलेक्शन। सो 1 2 3 4 5 6 1, नो माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, माइग्रेशन से भी हार्डी एंड मेंबर्ग लॉ सही नहीं होगी। दैट इज इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। माइग्रेशन की दो टाइप होनी चाहिए, इमाइग्रेशन इनटू अ कंट्री, किसी कंट्री के अंदर आना, इनटू अ कंट्री, किसी एक कंट्री के अंदर आना बच्चे, बेटा ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। और लीविंग ऑफ कंट्री, किसी कंट्री को लीव करना, लीव ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री को लीव करना, दिस इज कॉल्ड एज इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन बोथ डू नॉट अकर्स, ये दोनों ना हो तब हार्डी एंड मेंबर्ग लॉ करेक्ट होगा, अदरवाइज हार्डी एंड मेंबर्ग लॉ करेक्ट नहीं होता बच्चे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, व्हाट इज जीन पूल। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे जीन पूल। व्हाट इज जीन पूल? हार्डी एंड मेंबर्ग लॉ है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए है बच्चे, सही है ना। हार्डी एंड मेंबर्ग लॉ इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये यूज भी किसके लिए होगा बच्चे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल किसको कहा जाता है बच्चे? टोटल अलील है ना पॉपुलेशन, टोटल अलील है ना पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल अलील्स होंगे बेटा, टोटल अलील्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दैट आर कॉल्ड एज, इट्स व्हाट दैट इज कॉल्ड एज जीन पूल। इसको हम जीन पूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चे जीन पूल की, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। इफ वी हैव अ पॉपुलेशन दैट इज कंसिस्ट ऑन 10 members, अगर हम कहते हैं लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल पॉपुलेशन
And at small population there are, let's suppose 10 members are there. उसके अंदर total 10 members. Small population है. We have a small population. There are 10 members of that population. One are large A, and another one is large A, and third one is large A, small a, and next one are small a, small a, small a, small a. And suppose 5 members are here. 5 member consisting population you have. मतलब पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीशी होगी ना बच्चे, सेम स्पीशी होंगी हमेशा पॉपुलेशन के अंदर, सेम स्पीशी. सेम स्पीशी के ग्रुप को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? The group of same species is called as what? That is called as population. So we have a small population here that is consist of 1, 2, 3, 4, 5 member के ऊपर जो कि consist है. अब लार्ज अलील आपके पास कितने हैं बच्चे? लार्ज अलील ए को अगर आप देखें तो ए इक्वल टू हाउ मच? दैट आर 5. स्मॉल अलील स्मॉल ए इज इक्वल टू हाउ मच? 5. इज इट क्लियर बच्चे? सो टोटल अलील आपके पास कितने हैं? Total allele we have 5 plus 5, that is equal to how much? That is equal to 10. So total allele को हम क्या नाम देंगे बच्चे? That is called a gene pool. एक total population के अंदर total allele को मिलाकर it is called a gene pool. इसको gene pool कहा. Okay. Now gene pool के बाद we are going to study another structure here. What is this बच्चे? That is called as allelic frequency. अब हम बात करेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बच्चे. जीन पूल के बाद हम बात कर रहे हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी की. व्हाट इज एलीलिक फ्रीक्वेंसी? एलीलिक फ्रीक्वेंसी हम किसको कहेंगे बच्चे? व्हाट इज एलीलिक फ्रीक्वेंसी? एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है? ओके, एलीलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब है the frequency of allele, the total direct or recessive allele if you are going to separate, that is called as allelic frequency. Frequency of allele है. Of allele. And do remember, here is I'm going to discuss a very important point here. Allelic frequency is just represented by single allele. It is represented by single allele. By single allele. You are going to represent it with the help of single allele. आप इसको represent कर रहे हैं बच्चे 8 single alleles. For example, let's suppose we are going to take again that population, again that 10 member consisting population. We are going to take it again. We have 10 members in we have 5 members in a population, you know. And now we are going to separate the allelic frequency of these 10 members of small population. So how will we separate them from each other? हम इनको कैसे separate? Let's see. Large A, large A, large A, large A, large A, small a, small a, small a, and small a, small. Let's suppose, you can represent, you know, large allele is represented by P and small allele is represented by what? That is represented by Q. जो हार्डी एंड वेनबर्ग ने symbols use किए थे, for large allele we use P and for small allele we use Q. Now in this small population, let's see if there is no change occurs in this population. Let's suppose that we kept in your mind. ये इन चीजों को अपने माइंड में रखिएगा. If all of these factors do not occur, then Hardy and Weinberg law will be correct. But actual में Hardy and Weinberg law do not exist because you know all of these factors exist. ये सारे factors हो रहे हैं. It occurs naturally. That's why Hardy and Weinberg law do not present in a population. So if all of these factors are constant, they are going to initiation of life. Where all of these factors were constant. If all of these factors are constant, then Hardy and Weinberg law will be correct. तब ये correct हो.
Now look here how. Here if we talk about allelic frequency, the frequency of large allele is what? That is equal to how much? अब हमने ये देखना है लार्ज allele कितने हैं. अच्छा, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है बच्चे? वी हैव, यहां तक नोट कर ले शाबाश. आर्या, हमने कहा बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील रिप्रेजेंट बाय सिंगल अलील से हम रिप्रेजेंट करेंगे. ये लार्ज है और ये स्मॉल है सारे आपके सामने है. तो अब जरा देखिएगा बच्चे, यहां से अगेन मैं और शुरू से इसको जरा क्लियर कर दूं. दुखिया ओके बच्चे, नाउ हम पढ़ रहे थे अलीलिक फ्रीक्वेंसी. बी केप्ट इन योर माइंड. ओके, हम क्या पढ़ रहे थे? अलीलिक फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे. अब अलीलिक फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑफ दैट पॉपुलेशन विच वी टेक, उस पॉपुलेशन की जिसको हमने लिया था, इसमें ए हमने कहा इतने हैं, स्मॉल ए इतने हैं, उसी से हम कैलकुलेट कर रहे थे. अब हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ये जरा देखिएगा. हाँ, उसी पॉपुलेशन को मैं ले रहा हूं बेटा, ये देख, जिसके लिए हमने जीन पूल जिसका मालूम किया था. दैट वाज लार्ज ए अगेन लार्ज ए स्मॉल ए. मतलब एक अलील के लिए वो होमोजाइगस रिसेसिव थे, ये मतलब हेटेरो है, और वो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट. आप जरा गौर करें. Here the allelic frequency of large A that is represented by P. P is equal to कितनी है बच्चे? 5 out of 10 है. टोटल 10 है ना. टोटल जीन पूल कितना है? 10 है. लेकिन allelic frequency of large कितने हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 5 है. 5 out of 10 है. And allelic frequency of the small one, like small a, this small one is represented by Q. That is equal to how much? That is equal to 5 out of 10. मतलब large P is equal to 0.5 है बच्चे, and large Q is equal to how much? 0.5. So let's see. What is the value of P plus Q? 0.5 plus 0.5. It means that P plus Q is equal to what? That is equal to 1. एक इक्वेशन आ गई बच्चे. We prove equation here. Equation number 1. That is P plus Q is equal to 1. अब आप मालूम कर सकते हो. You can calculate the allelic frequency of a population by this equation. How? If in a population they given the value of Q, you can calculate the value of P. If they given the value of if the value of P are given, we can calculate the value of Q. That how? कैसे? अब बच्चे आप किसी से नेक्स्ट आप इक्वेशन बना सकते हो. P is equal to what? P is equal to 1 minus 1 plus Q. इसी तरह बच्चे Q is equal to what? 1 plus P. So इसी से जितने भी न्यूमेरिकल वो हो, तो इस इक्वेशन से आप उसको फर्दर मालूम कर सकते हैं. You can calculate it by this equation. Okay, now look here बच्चे. अब let's suppose we are going to take a question here. And how they will ask question in NMDK लेवल में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि allelic frequency of Q is how much? If allelic frequency of Q is 3%, then what is the allelic frequency of P? ठीक है बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए if allelic frequency of small allele is how much? Small allele is 10%. What will be the allelic frequency of
frequency of how much? What will be the allele frequency of large allele? अब large allele की या बच्चे you can say dominant allele, sorry not large, dominant allele. अब dominant allele की allele frequency कितनी होगी? तो सिंपल आप कह सकते हो, सिंपल एक ही चीज आपको दिया हुआ है, Q is equal to 10% दिया हुआ है. Q is equal to 10 मीन, ठीक है बच्चे, 10 डिवाइडेड बाय 100 करें, दैट इज इक्वल टू 0.1. मतलब Q की वैल्यू क्या है बच्चे? 0.1. So you can calculate P. Q. You have a formula. P plus Q is equal to what? 1. Is it clear बच्चे? और P is equal to अगर आपने मालूम करना है तो 1 minus what? 1 minus Q. अब Q की वैल्यू क्या है बच्चे? P is equal to 1 minus Q की वैल्यू क्या है? 0.1 है. So P is equal to 0.9. अब P की वैल्यू इसी से कैलकुलेट कर सकते. So you can find the numerical problems here, but there was the question that is just for what? That is just for allelic frequency. ये सिर्फ allelic frequency का क्वेश्चन था बच्चे. अब दूसरे हमने डेफिनेशन में दूसरा वर्ड हमने यूज किया था बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप. दूसरा वर्ड हमने कौन सा यूज किया था? जीनोटाइप. सेकंड वर्ड वी यूज इन दैट वन इज दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप. सो व्हाट इज जीनोटाइप? सेकंड वन हमने यूज किया था बच्चे जीनोटाइप का. सो हाउ विल वी कैलकुलेट द जीनोटाइप? और जीनोटाइप को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तो इक्वेशन थी बच्चे अलील फ्रीक्वेंसी, अलील की कैलकुलेशन के लिए. अलील में मैंने आपको कहा सिर्फ एक लेटर से हम इसको शो करेंगे, किसी एक को फाइंड करोगे तो वो अलील फ्रीक्वेंसी होगी. नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीनोटाइप ऑफ अ पॉपुलेशन. एक जीनोटाइप में भी रिमेंबर इट, वन जीनोटाइप इज कंसिस्ट ऑन टू अलील. ठीक है बच्चे, एक जीनोटाइप में हमेशा दो अलील. वन जीनोटाइप के अंदर कितने होंगे बच्चे? 2 alleles होंगे. वन जीनोटाइप मस्ट हैव 2 alleles. एक जीनोटाइप के अंदर अब 2 alleles होंगे बच्चे, ये बात याद रखिएगा ना. अब अगर जीनोटाइप को आपने कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे? ठीक है बच्चे, तो सिंपल फॉर जीनोटाइप हमने कहा 2 alleles, तो क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर करें. सिंपल मतलब क्या है? सिंपल जीनोटाइप में मैंने क्या कहा बच्चे? 1 जीनोटाइप इज इक्वल टू 2 एलील. फॉर एग्जांपल वहां पे क्या था? वहां पे सिंपल बच्चे आपके पास क्या था? उस पॉपुलेशन में आपने लिया हुआ था, क्या नाम है बच्चे? टोटल सिंपल सिंगल एलील्स आपने लिए हुए थे, लार्ज है और स्मॉल है स्मॉल है. अब यहाँ पे आप लार्ज है दोनों को एक साथ लें, तो लार्ज ए एक जीनोटाइप, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P स्क्वायर एंड देन Q स्क्वायर, दैट ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? दैट ऑलवेज इक्वल टू 1. तो इसको अगर आप ओपन करना चाहो बच्चे तो मैथमेटिकल रूल है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 एंड 2 पहला 2PQ एंड सेकंड इज इक्वल टू 1. 1 का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1. So P square plus Q square plus 2PQ is equal to 1. ये इक्वेशन बन गई बच्चे to calculate the genotype. How will we calculate the genotype? हम genotype को कैसे मालूम करेंगे? We are P is equal to किसके बराबर है बच्चे? हाँ ये P is equal to किसके बराबर है? लार्ज है. Here Q is equal to किसके बराबर है बच्चे? Q is equal to small है and 2PQ is equal to किसके बराबर है जी? That is equal to 2 large है small है. ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई. तो इसी से भी फर्दर आप कैलकुलेशन कर सकते हो. दिस इज इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन बनी बच्चे टू कैलकुलेट द जीनोटाइप. जीनोटाइप को मालूम करने के लिए आप इस तरह से हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ को इस्तेमाल कर सकते. अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चे कि पॉपुलेशन ऐसा है कि जिसका जीनोटाइप 10% है, मतलब आप कहोगे P स्क्वायर इज इक्वल टू 10%, एंड व्हाट विल बी इट्स
द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीनोटाइप कितना है बच्चे, 10%, व्हाट विल बी द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। अगर आपसे ये पूछा जाए इफ जीनोटाइप कितना है बेटा, 10%, व्हाट विल बी द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, will be the allelic frequency of recessive gene। So recessive gene की allelic frequency क्या है? What will be the allelic frequency of recessive gene? 10% है बच्चे जीनोटाइप। अब जीनोटाइप का मतलब p स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, 10 स्क्वायर, 10%, मतलब p स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 0.1% के बराबर, 0.1 है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1। तो हम क्या करेंगे बच्चे, अंडर रूट लेंगे, 0.1 अंडर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर कट जाएगा और ये अंडर रूट, सो p इज इक्वल टू हाउ मच, 0.1 अंडर रूट है, 0.1 अंडर रूट। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। इसी से फिर आगे आप इसको कन्वर्ट करके q की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते। सो ऐसे ही आपने थोड़ी सी कन्वर्जन करनी होती है, एंड यू कैन फाइंड questions of Hardy and Weinberg law easily. So this was all about Hardy and Weinberg law to represent the allelic frequency and genotype of a population. Okay बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट का। सो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? अब हम ये देखते हैं कि बच्चे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको कहा जाता है। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट को जरा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है और ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहले भी हमने इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ था जब हम पढ़ रहे थे बच्चे न्यू डार्विनिज्म्स को, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ से इसको मजीद क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये अपने माइंड में क्लियरली रख लीजिएगा बच्चे, और ये आपको 100% पता भी होना चाहिए। ओके, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते किसको है बच्चे? व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट, change in allelic frequency of a small population by chance is called as genetic drift। by chance का वर्ड यूज करना लाजमी है, अदरवाइज नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा बच्चे। क्लियर हो गया? द चेंज, जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम डिफाइन कैसे कर लेंगे? द चेंज इन allelic frequency of a small population by chance called as जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस अगर हो जाए तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम देंगे। The change in allelic frequency of a small population which occurs by chance is called as genetic drift। very very important, very important बच्चे, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो आपसे 100% इनकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। इस तरह से बच्चे, टोटल जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश। ये क्या हुआ? जीन पूल हुआ, जीन पूल। टोटल जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश, दैट इज कॉल्ड एज जीन पूल। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में कि एक तो जीन पूल का हो गया ना, सेकंड वन इज, आपसे पूछा जाता है कि चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश।
ये बार बार डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट, इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट का, और ये एनुअल एग्जाम में पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा। चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए जेनेटिक ड्रिफ्ट। छोटे पॉपुलेशन का क्यों चेंज हो जाता है, हमें भी प्रूव कर देते हैं बच्चे, इसको ऐसे नहीं छोड़ते। तो सिमिलरली बेटा फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नाम है, स्मॉल पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी के चेंज होने को हमने क्या नाम दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम दिया। असल में जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में फर्क ही यही है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस हो जाता है और नेचुरल सिलेक्शन नेचुरली हो जाता है, कुदरती तौर पर। दैट इज द डू नॉट अकर्स बाय चांस, मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल फिनोमेना है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज गुड फॉर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट विल सर्वाइव, while the organism which is not good to survival of the fittest that will perish. When that depends on the environmental condition which faced by that organism. If an organism face the environmental condition and that is good for them, then it will survive. And if the variation or if the condition is not good for them, that will perish, that will finish it, that will diminish it. वो इसको खत्म कर देगी. So that depends on the environmental condition and so on and so on. And the changes that occur in gene of that organism and so on. But genetic drift के दो methods हैं बच्चे that cause genetic drift. तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे हमने ये कहा बच्चे कि genetic drift कैसे होगा, by chance होगा, ये by chance होगा। तो ये बच्चे, and this is the difference between genetic drift and क्या नाम है, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, देन बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के बेसिकली टू फैक्टर्स हैं व्हिच कॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक माइग्रेशन है बच्चे, चाहे वो इमाइग्रेशन है या इमाइग्रेशन, माइग्रेशन कॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट। माइग्रेशन से जीन पूल चेंज हो जाता है, जीन पूल चेंज होगा, एंड इट्स पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड इट्स जीन पूल चेंज, then we say that genetic drift had been occurs. Why? Here we use the word that allelic frequency of a small population by chance. Allelic frequency का change होना एक small population का by chance, this is called a genetic drift. Okay. दोनों माइग्रेशन है बच्चे, चाहे वो इमाइग्रेशन है और चाहे वो इमिग्रेशन है, दोनों माइग्रेशन काज कर रही है किस चीज को, they cause genetic drift. दोनों माइग्रेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट काज करती है बच्चे, ये अपने माइंड में रखिएगा। फिर दूसरा जो फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, दैट इज कॉल्ड एज डिजास्टर। डिजास्टर्स हैं बच्चे, नेचुरल डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफ्स आप कह सकते हैं, कैटास्ट्रोफ्स है, नेचुरल डिजास्टर्स है which also cause genetic drift. इनकी वजह से भी genetic drift होगा, that also cause genetic drift. So these are the main causes of genetic drift. ये genetic drift के causes हैं बच्चे, these are the main causes of genetic drift. सारे genetic drift के causes में आ जाते हैं। ओके बच्चे, ना लो क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख रहे हैं बच्चे, दो फैक्टर हो गए हमने कहा, एक माइग्रेशन है जिससे जीन पूल वगैरह चेंज होगा और एक डिजास्टर और ये सारी चीज। टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर हम देखें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो टाइप्स होती है। एक बॉटलनेक इफेक्ट है, बॉटलनेक इफेक्ट, और सेकंड वन है बेटा दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से बॉटलनेक इफेक्ट के बाद सेकंड जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज फंडर इफेक्ट। फंडर इफेक्ट, अब बॉटलनेक इफेक्ट और फंडर इफेक्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है बच्चे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट? ओके, नाउ bottleneck effect is occurs due to disasters. ये disasters की वजह से होगा बच्चे, it is occurs by disasters, ये disasters से होगा। and founder effect is occurs by migration,
माइग्रेशन की वजह से हुआ, चेंज विच occurs due to migration of species called as Faunder effect, and the change which occurs due to disasters is called as bottleneck effect. हम इसी को प्रूव कर देते हैं, उसी पॉपुलेशन को, स्मॉल पॉपुलेशन को लेकर हम इसी को प्रूव कर देते हैं बच्चे के बॉटलनेक इफेक्ट कैसे होगा और फंडर इफेक्ट कैसे होगा। जरा गौर करिए, ये देखिए बच्चे, मैं ये कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अर्थ इज वेरी नैरो, यू कैन से लाइक दिस, if you can say some populations are living here, कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे रह रहे हैं बच्चे, अगर लाइक यू कैन से वही पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के अंदर एक कैरेक्टर के हम ट्रेड, एक ट्रेड के हम जो है ना क्या नाम है बच्चे, डिफरेंट एलील्स लेंगे और डिफरेंट उसकी टाइप्स हम लेंगे और उनके अंदर हम देखेंगे कि कैसे चेंजेस आएगी और वही चेंजेस उसी को हम फिर आगे लागू करके देखते हैं क्योंकि वो कैसे वेरिएशंस वगैरह काज करेगा। लुक हियर बच्चे, कैसे वही सेम पॉपुलेशन अब मैंने लार्ज है, लार्ज है, लार्ज है, क्या नाम है बच्चे, लार्ज है, लार्ज है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट कोट कलर, सिर्फ आपने कोट कलर को, फॉर एग्जांपल यू हैव these were called as what, these were called as black, gray is dominant on black, you can say। ये ग्रे कलर है, ग्रे कोट कलर है, और ये अगर हम कहें कि ब्लैक है, ठीक है बच्चे, और ये है लेकिन हेट्रोजाइगस ग्रे है, ठीक है, ये भी ग्रे होगा लेकिन हेट्रोजाइगस ग्रे होगा। तो सपोज ये कोट कलर थे एनिमल्स के और ऐसे एनिमल यहाँ पे इस जगह पे पाए जाते थे, नेचुरल डिजास्टर आ गया बच्चे, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये मर गया जी, सपोज ये भी मर गया, और नेचुरल डिजास्टर से इनकी जब डेथ होगी, मतलब फ्लड्स आए या कोई भी आ गए, तो इस नैरो बन गया ना, बॉटल नेक बन गया, नैरो इफेक्ट इसको कहा जाता है। तो यहाँ से लिटिल बिट सिर्फ ये माइग्रेट कर गए बच्चे, कौन कौन से, ये वाले बच गए, लार्ज है और स्मॉल है, स्मॉल है, सिर्फ ये बच गए। अब जो आगे स्पीशी बच गए वो कौन से बच्चे, लार्ज है अगेन लार्ज है और स्मॉल है, ये बच गए, बाकी दोनों की क्या होगी, डेथ होगी। आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में यू हैव लिसन्ड विद राइट नाउ एंड यू नो अबाउट इट, यहाँ पे की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, पी की वैल्यू 0.5 है और क्यू भी क्या है 0.5। अब जरा देखें ना, अब बच्चे पी को अगर हम देखें तो पी इज इक्वल टू हाउ मच, 1 2 3 4 है आउट ऑफ 5 6, 4 आउट ऑफ 6 है बच्चे। लेकिन अगर हम क्यू को देखें तो क्यू की वैल्यू क्या है, 1 2 है आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6 है। यहाँ पे आपको पता है बच्चे 0.5 दैट इज इक्वल टू 1, पी प्लस क्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 के बराबर, इज इट क्लियर? ओके, 0.1 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 1 था। सेम केस है बेटा, आप यहां पे देखें 4 डिवाइडेड बाई 6 अगर आप करते हो तो अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करें, 4 0, अच्छा 0.66 आ गया जी। पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे, 0.66 के बराबर। और अगर क्यू की वैल्यू यहां पे देखें तो क्यू किसके बराबर आएगा बच्चे, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, 2 डिवाइडेड बाई 6 करें, ठीक है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 0.33 आ गया। किसके बराबर आ गया बच्चे, 0.3 और 4 लाइक दिस आई 0.34। अब अगेन आप देखें 0.34 एंड 0.66 प्लस 0.34 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1, p प्लस q ऑलवेज इक्वल टू 1। लेकिन अब हुआ क्या, अब बच्चे p की वैल्यू क्या हो गई, p की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और q की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। इस तरह से
एलीलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज होना। अगर ये पॉपुलेशन लार्ज हो तो फॉरेस्ट में जाकर कहीं वो हो रहा है ना, तो उसमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और अगर पॉपुलेशन स्मॉल, वी हैव जस्ट टेक 6 पॉपुलेशन हियर, अगर पॉपुलेशन आपके पास स्मॉल है तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज बॉटलनेक इफेक्ट। और दिस इज, अब देखिए एलीलिक फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक स्मॉल पॉपुलेशन के एलीलिक फ्रीक्वेंसी के चेंज होने को हमने नाम ही क्या दिया बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम। ओके ना, यहां पे अगर हम फंडर इफेक्ट की बात करें बच्चे, तो फंडर इफेक्ट इज ऑलवेज अकर्स बाय माइग्रेशन। ये माइग्रेशन से, दिस इज अकर्स बाय माइग्रेशन। फंडर इफेक्ट ऑलवेज अकर्स बाय माइग्रेशन, चाहे वो ई माइग्रेशन है या इन माइग्रेशन, दोनों माइग्रेशन विल इन्वॉल्व वर्ड दैट इन्वॉल्व इन फंडर इफेक्ट। ये फंडर इफेक्ट काज करेगी बच्चे। So funder effect always occurs by what? Always occurs by migration. Now look here, बच्चे कैसे? For example, you have lots of species. You have that population here. Like you can say large A, large A, large A, large A, large A, small A, small A, small A, small A, small A. वही population है हमारे पास। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन में माइग्रेशन ही, मतलब कुछ माइग्रेट कर गए और कुछ माइग्रेट नहीं कर गए। फॉर एग्जांपल सम स्पीशीज आर गोइंग टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है बच्चे। तो उसमें जो माइग्रेशन हुई वो हम ये कह रहे हैं कि ये माइग्रेट नहीं कर गया, ये भी नहीं कर गया, नो माइग्रेशन, इन्होंने माइग्रेट नहीं किया। ये तीन अगर हम सपोज कह रहे हैं कि माइग्रेट करते, ठीक है, माइग्रेशन इन तीनों की हो गई बच्चे। कौन कौन से? लार्ज ए, लार्ज ए, लार्ज ए, लार्ज ए और लार्ज ए स्मॉल ए, ये तीन माइग्रेट कर गए, बाकी तो माइग्रेट ही नहीं कर गए। बाकी वो लीव बिहाइंड, इट विल लीव बिहाइंड, पीछे ही रह गए, वो अपनी जगह पे बरकरार रहे, सिर्फ ये तीन माइग्रेट। तो अगेन सेम केस था बच्चे, यहाँ पे क्या थी, 0.5 और 0.5 की एलईडी फ्रीक्वेंसी, पी और क्यू सेम थे। अब माइग्रेट जब इतने ही कर गए तब क्या हुआ बच्चे, देखें अब P इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 6 है बच्चे। और Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 आउट ऑफ 6 है। अब इसी को आप डिवाइड कर लें, 5 डिवाइडेड बाई 6 करें और 1 डिवाइडेड बाई 6 करें, तो अगेन मतलब Q की वैल्यू क्या होगी बच्चे, बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि Q माइग्रेट ही नहीं करेगा। जब ये माइग्रेट नहीं करेगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी बच्चे, चेंज होगी। तो इस तरह से एलीलिक फ्रीक्वेंसी का स्मॉल पॉपुलेशन के एलीलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज होना बाय चांस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। और सिंपल नेचुरल सिलेक्शन, आपको पता है बच्चे ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने, डार्विन ने दिया था, और वो डिसेंट ऑफ एवोल्यूशन को ही शो कर रहा था, यू नो। कौन सा था बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन। दूसरी तरफ अगर आप नेचुरल सिलेक्शन को यहाँ पे भी थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, इसलिए पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो पहले आप अपने उसको टॉपिक को प्रूव करें बच्चे, और फिर नेचुरल सिलेक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें डाल दें, क्योंकि आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसको भी लिखें साथ। नेचुरल सिलेक्शन डू नॉट अकर्स बाय चांस, ये बाय चांस नहीं होगी, बाय चांस। जैसे ये बाय चांस हुआ, मतलब या नेचुरल डिजास्टर की वजह से या माइग्रेशन की वजह से, ये बाय चांस नहीं होगी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है व्हिच अकर्स थ्रू द लाइफ ऑफ स्पीशीज एंड व्हिच आर, मतलब नेचर सिलेक्ट सम ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको पता है हार्वर्ड स्पेंसर ने इसको फिर चेंज भी किया था बच्चे, सर्वाइविंग ऑफ फिटेस्ट में, सर्वाइविंग ऑफ फिटेस्ट। ओके, और सिमिलरली नेचर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगी which is good to environment। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये हुआ which is good to environment, वो सिलेक्ट होगा, और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट आपको पता है, आप ये पढ़ चुके हो बच्चे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मतलब डार्विन ने ये कहा था कि एक ही एंसेस्टर है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन ये अब सही नहीं है बच्चे। बहुत सारे इंडिविजुअल यू नो अवॉर्डेड, दे आर पॉलीसिस्ट, मतलब क्या नाम है बच्चे,
पोली है, उनके एंसेस्टर भी पोली है, पॉलीसिस्टॉनिक एवोल्यूशन भी होती है, नॉट ओनली मोनोसिस्टॉनिक। ओके, तो लेकिन इसने कहा था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, एक ही एंसेस्टर है जिससे मॉडिफिकेशन होगी और सारे ऑफस्प्रिंग उसके बनना स्टार्ट कर देंगे। ओके ना, फिर बच्चे नेचुरल सिलेक्शन, आपको पता है नेचर विल सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच इज गुड टू सर्वाइव एंड ये मतलब अब देखें, अब यहाँ पे डिजास्टर है, फॉर एग्जाम्पल उस डिजास्टर को अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है दैट विल सर्वाइव, और जो अडॉप्ट नहीं कर रहा वो खत्म होगा। एक और थोड़ा सा कंसेप्ट बच्चे आपके बुक से थोड़ा सा हट के आपको बता दूंगा। नेचुरल सिलेक्शन ने ये कहा था कि जो एनवायरमेंट के लिए फिट होंगे वो ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, इसका ये भी कंसेप्ट है कि smaller the animal, greater will be its chance of survival. Greater will be its chance of what? Chance of surviving. जितना भी ऑर्गेनिज्म स्मॉलर होगा बेटा, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइविंग जो है ना वो भी साथ साथ क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, एलिफेंट लार्ज है तो दैट आर फाउंड इन रियरली, ये कम पाया जाता है। इस नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये था। सिमिलरली अगर आप माउस को देखें, माउस छोटे है ना, स्मॉल है, सो दैट आर ग्रेटर इन नंबर, ये ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। अब अगर आप एलिफेंट के लिए बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज इजीली उसके लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। अगर आप माउसेस की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होंगे, इसीलिए माउसेस मतलब सर्वाइविंग ऑफ फिटेस्ट है। They grow, multiply, they multiply very easily and they are greater in number as compared to elephant. They are less in number. वो less in number होंगे। So this is called as actually natural selection. So this is the basic difference between what? This is the basic difference between natural selection and you can say बच्चे क्या नाम है natural selection और genetic drift के दरमियान में ये difference था, ये आपके सामने है बच्चे।